डियर एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स, आज की सिटिंग में हम CSS एंड PMS इंग्लिश एसे के फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश एसे राइटिंग व्हेन इट कम्स टू सच कंपैरेटिव एग्जाम्स है CSS एंड PMS। इस लेक्चर के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम मिथ्स को ब्रेक करें जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं एंड जिनके थ्रू एस्पिरेंट्स के माइंड में एक फेयर को इंस्टॉल किया गया है कि CSS इंग्लिश एसे जो है ना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसमें हम सर्टेन एरियाज या जिन एरियाज को हम देखेंगे वो आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू पीपल फॉर वंस अगेन। Yours truly had attempted CSS 21 and I had scored 58 marks in English essay writing, 77 marks in PMS 2022. So, जिन एरियाज पर आज हम बात करेंगे कंप्रिहेंसिवली उनमें सर्टन ये हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश एसे में क्या डिमांड है या इंग्लिश एसे एज सब्जेक्ट इसकी क्या डिमांड है, इस सब्जेक्ट के थ्रू एग्जामिनर क्या चीज़ एग्जामिनर जज करना चाहता है, किस बेस पे इस सब्जेक्ट की वैल्यूएशन होती है और इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए क्या हमारे पास डिमांड्स हैं या ऐसे कौन से एरियाज हैं जिन पर काम करके हम इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। सेकंड जो इस सिटिंग का एरिया है वो है टाइप्स ऑफ इंग्लिश एसे। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इंग्लिश एसे की जो डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज हैं उनकी हमें सही से समझ क्यों होनी चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे क्या वो टेक्निकल एरियाज है जिनकी वजह से इंग्लिश एसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स फेल हो जाते हैं। फिर इस लेक्चर के फोर्थ सेक्शन में हम देखेंगे कैसे एक विनिंग एसे हमने लिखना है या कैसे इंग्लिश एसे को फॉर श्योर हमने पास करना है या कैसे पास किया जा सकता है। फिफ्थ जो एरिया होगा इसमें ब्रेकिंग मिथ्स एंड कल्टिवेटिंग अ कमेंसुरेट स्ट्रेटजी टू टर्न द टाइड्स, यानी ऐसा क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इंग्लिश एसे को पास कर सकते हैं और वो कौन से मिथ्स हैं जिनको हमने कंसीडर नहीं करना वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CSS एंड PMS इंग्लिश एसे राइटिंग। फाइनली हम देखेंगे कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं अवेलेबल हैं एट द डिस्पोजल ऑफ एग्जामिनर और कमीशन बी इट फेडरल और प्रोविंशियल, जिनके थ्रू और जिसके थ्रू एग्जामिनर जो है वो हमारे पेपर्स या इंग्लिश एसे का जो सब्जेक्ट है उसको इवेलुएट करता है और उस इवेलुएशन पे क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू एग्जामिनर और स्टूडेंट्स को पास और फेल करता है। Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Kuku's study life. फर्स्ट जो इसमें एरिया है, आप लोगों को पता है इंग्लिश एसे एक ऐसा सब्जेक्ट है चाहे PMS एग्जाम्स हों या CSS एग्जाम्स हों, ये वो सब्जेक्ट है जिसके थ्रू एग्जामिनर या जो कमीशन है वो ये टेस्ट करना चाहती है कि एस्पिरेंट है क्या वो एकेडमिकली और उसकी जो एबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म हिज माइंड सेट थॉट प्रोसेस इनटू पेपर क्या वो साउंड है या नहीं। तो जिस सब्जेक्ट के थ्रू ये एबिलिटी टेस्ट की जाती है उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश एसे। इस सब्जेक्ट में एग्जामिनर सर्टन यहाँ पे जो आपके सामने स्लाइड है इसमें येलो कलर्ड पॉइंट्स से मैं इनको फोकस करूंगा कि यही मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इंग्लिश एसे इज अ टूल अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ एन एस्पिरेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज पर्सपेक्टिव्स एंड स्टैंड पॉइंट। सेकंड, इस सब्जेक्ट के थ्रू जिन एरियाज को टारगेट किया जाता है या फोकस किया जाता है उनमें से है कि क्या इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी है एस्पिरेंट में, क्या एस्पिरेंट के पास एक्यूमेन है, एबिलिटी है या पोटेंशियल है टू ट्रांसलेट एंड टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट प्रोसेस एंड टू ट्रांसलेट दैट थॉट प्रोसेस इनटू अ मैच्योर एकेडमिक राइटिंग। तो ये हमारे पास डिमांड है या ये चीज़ इस पैरामीटर की बेस पे असेसमेंट होती है और यही चीज़ें डिसाइड करती हैं इंग्लिश एसे में एस्पिरेंट्स की जो फेट है उसको। आगे मूव ऑन कर लें तो फाइनलाइज इस सेक्शन में जो हमारे पास एरिया है या जो पॉइंट है कंसीडर करने के लिए वो है इंग्लिश एसे इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, मेंटल कैलिबर एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। यानी इस पेपर के थ्रू कमीशन ये टेस्ट करना चाहती है या टेस्ट करती है कि क्या एक एस्पिरेंट के पास जो नॉलेज है या नॉलेज बैंक है और थॉट प्रोसेस है क्या इन दोनों को एक एस्पिरेंट विद इन द टाइम फ्रेम पेपर पर ट्रांसलेट कर सकता है कि नहीं। तो ये इंग्लिश एसे में देखा जाता है। आगे अगर देख लें कि वो कौन से टाइप्स हैं जिनको हमने समझना है बिफोर एक्चुअली सिटिंग फॉर द एग्जाम्स। टाइप्स को इस वजह से समझना मस्ट है कि जब तक हमें CSS इंग्लिश एसेस की जो टाइप्स हैं या जनरली अगर बात करें इंग्लिश एसे की जो कैटेगरीज है डिफरेंट उनकी सही समझ होगी तो उससे 3Ds क्लियर होंगे हमारे। किसी टॉपिक या गिवन टॉपिक की डिमांड क्या है, किस डायमेंशन एंड डायरेक्शन में उस टॉपिक को हमने लेके चलना है और उसको किस डेप्थ तक लेके जाना है। सो डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज को समझने के लिए या समझना इस वजह से ज़रूरी है कि इस समझ के थ्रू हम किसी भी टॉपिक की डिमांड, डायमेंशन एंड डेप्थ को मेजर कर सकते हैं।
सो डिफरेंट टाइप्स की अगर यहाँ बात करें कि इंग्लिश एसे में कौन से डिफरेंट क्लासेस हैं, कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज है, तो फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है या टाइप है वो एक्सपोजिटरी इंग्लिश एसे है। ये एक ऐसा टॉपिक होगा पेपर में, इंग्लिश एसे पेपर में, जिसमें सर्टेन पैरामीटर्स और मैट्रिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस टॉपिक में कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन हो, कॉज एंड इफेक्ट की डिमांड हो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो, या एक इशू ओरिएंटेड टॉपिक हो, तो उस टाइप को हम कहते हैं एक्सपोजिटरी। यानी एक ऐसा टॉपिक जिसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात हो, या वो टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट पर बेस करता हो, या उसमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की बात हो, और वो इशू ओरिएंटेड हो, तो उस टॉपिक को हम कहेंगे कि ये एक एक्सपोजिटरी एसे है। यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स मेंशन किए हैं फॉर ग्रेटर क्लैरिटी। पॉइंट फर्स्ट है, exposition means to elucidate, describe, expose, or to unfold, to provide a focused explanation by furnishing evidence, statistical data, and references from intellectual labor of relevant specialist। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी टाइप ऑफ ऐसे है जिसमें हम एविडेंस के थ्रू, स्टेटिस्टिकल डेटा, नोटेबल जो राइटर्स हैं उनके इंटेलेक्चुअल लेबर को यूटिलाइज करते हैं अपने स्टांस और अपनी पोजीशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो जिस टॉपिक में ये रिक्वायरमेंट होगी, जिस ऐसे टाइप में ये रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइप को हम कहते हैं एक्सपोजिटरी इंग्लिश ऐसे। अब पेपर में कैसे पता चलेगा कि एक टॉपिक एक्सपोजिटरी ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है या नैरेटिव है? तो उसके सर्टेन हॉल मार्क्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं, जिनके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि टॉपिक की नेचर क्या है, किस कैटेगरी में वो टॉपिक फॉल करता है। सो जिस टॉपिक में इशू ओरिएंटेड, जो टॉपिक इशू लेड हो या इशू पर बेस करे, सोशल इशू हो या कोई भी इशू हो, एक उसमें कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स हो, या उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिमांड हो, तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया मेट हो, इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो उस टॉपिक को आपने समझना है कि दैट स्पेसिफिक टॉपिक इज एन एक्सपोजिटरी एसे, या वो एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आए कि क्या है एक्सपोजिटरी एसे। एग्जाम्पल 1 अगर देख लें, एक टॉपिक जो पास पेपर में आया हुआ है, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस। यानी इसमें आप देख लें तो एक तो पहली बात इकोनॉमिक इशू है, एक सोच पाकिस्तान में इशू है, इकोनॉमी जो हमारी अनस्टेबल है, अनसस्टेनेबल इकोनॉमी है, वो एक इशू है। तो इस टॉपिक में डिमांड ये किया जा रहा है कि वी हैव टू एक्सप्लेन कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस, जो इश्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है उसके क्या कॉजेस हैं और क्या कंसीक्वेंसेस हैं। सो ये टॉपिक एक एक्सपोजिटरी है। सिमिलरली, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर थ्रेट्स देन फैसिलिटीज। अब यहाँ पे कंपैरिजन है, ग्लोबलाइजेशन ने ज़्यादा थ्रेट्स को पोस्ट किए हैं देन फैसिलिटीज। सो ये कंपैरिजन बेस्ड टॉपिक है एंड इसी वजह से इसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे टाइप कहेंगे। फाइनली, क्लाइमेट चेंज a rhetoric or a rather formidable pragmatic challenge। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन है, चूँकि यहाँ पे और है तो इस वजह से इसको कंपैरिजन के डायमेंशन में लेके जाएंगे। तो इसी कंपैरिजन की वजह से इसको कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक यहाँ मेंशन्ड है ये एक एक्सपोजिटरी टाइप ऐसे है। फर्दर अगर देख लें, सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो डिराइव होती है डिस्क्राइब से, डिस्क्रिप्शन से। तो ये वो टॉपिक है जिसमें हमने उस टॉपिक को या गिवन टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, कौन सा नहीं है? तो इसके भी सर्टेन हॉल मार्क्स जो यहाँ पर मेंशन किए हैं वो ये है कि ये भी टॉपिक इशू बेस्ड टॉपिक होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं होगी जैसे एक्सपोजिटरी ऐसे में थी। लाइक इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात नहीं होगी, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होगी। सो जिस टॉपिक में जो टॉपिक सिर्फ इशू पर बेस करे और उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट या कॉज एंड इफेक्ट की बात ना हो, उस टॉपिक को आपने कंसीडर करना है कि दैट टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, कोविड-19 2021 में ये टॉपिक था, कोविड-19 अ वेक अप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। अब हमने इस टॉपिक में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को कैसे कोविड-19 पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक वेकअप कॉल है या एक वेकअप कॉल रहा। सिमिलरली, पोलराइज पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस टॉपिक में हमने सिंपली ये बताना है कि कैसे पाकिस्तान में जो डिवाइडेड पॉलिटी है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो एक डिवीजन है, डीप डिवीजन, उस डीप डिवीजन की वजह से डेमोक्रेसी के लिए कौन से इश्यूज हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जो कि डेमोक्रेसी कन्फ्रंट कर रही है इन पाकिस्तान। सो ये टॉपिक भी एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का टॉपिक है। फाइनली, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। अब हमसे यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि वी हैव टू एक्सप्लेन एज टू हाउ क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। सो ऐसे टॉपिक्स को हम कैटेगराइज करते हैं या ऐसे टॉपिक्स को हम क्लॉक करते हैं कि दे आर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे।
जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो आर्गुमेंटेटिव है। अनलाइक द प्रीवियस टू टाइप्स, इसमें हम अपने जो स्टैंस है या जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं उनको फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के थ्रू हम उस अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं है इसमें, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ये जो टाइप है इसमें जो एसेस होंगे उनकी नेचर फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, स्टेटिस्टिकल एंड लिटरेरी नॉलेज पर बेस्ड। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप है। इंग्लिश एसे जब कैटेगरीज की बात करें तो ये थर्ड हमारे पास टाइप है। अब अगर इस टाइप की सर्टेन एग्जांपल्स देख लें तो पहली जो एग्जांपल है वो है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, अफेक्ट और फैक्शन। जो एक और चीज़ मैं आपको मेंशन यहाँ पे करूँ, आर्गुमेंटेटिव जो एसेस है वो ओपन एंडेड है, यानी ओपन एंडेड से मुराद जिसमें एग्जामिनर हमें ये फैसिलिटेट करता है या फैसिलिटी ऑफर करता है कि हमने जो गिवन दो डायमेंशंस हैं या दो पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक इस केस में फैक्ट है या फैक्शन, इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से, इन दो डायमेंशंस में से अपने इंटरेस्ट की जो डायमेंशन है या जिस तरफ हम टिल्ट कर रहे हैं या जो हमारी इंक्लिनेशन है उसको लेके चलना है। मसलन जैसे अभी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर टॉपिक है, फैक्ट है या फैक्शन है, अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि क्या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर एक फैक्ट है या फैक्शन। फैक्ट कैसे है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 इवल फोर्सेस उनको कर्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट मेजर्स लिए, इराक वॉर हो, अफगानिस्तान हो एंड सो फोर्थ। सो ये एक फैक्ट है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फैक्ट कैसे है, दोनों में से एक साइड को हमने चूज करना है और उसी की बेस पे आप अपने ऐसे को कंक्लूड करना है। और फैक्शन कैसे है, यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश थी थ्रू ग्लोबल वॉर ऑन टेरर दुनिया की पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटाइज करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस को इंस्टॉल करना, ऐसा नहीं हुआ। सो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, इसको एज अ फैक्ट लेके आप लोग एक्सप्लेनेशन दे दें या इसको एज अ फैक्शन लेके आप इसको एक्सप्लेन करें, अप टू यू। सो इस टॉपिक या इस टाइप में आपके पास 2 डायमेंशंस हैं और दोनों डायमेंशंस में से एक डायमेंशन को आपने पिक करके उसी को सब्सटेंशिएट करते हुए कंक्लूड करना है। सो हमारे पास ये थर्ड टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे है। फोर्थ की बात करें नैरेटिव ऐसे, क्योंकि CSS एंड PMS एग्जाम्स में नैरेटिव बेस एसेस आते नहीं हैं, तो इस वजह से ये जो फोर्थ टाइप है ये आउट ऑफ स्कोप है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे मूव ऑन कर लें कि ऐसा के कौन से टेक्निकल फैसेट्स हैं इंग्लिश एसे के जिसकी वजह से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है ना वो या स्टूडेंट्स इंग्लिश एसे में फेल हो जाते हैं। तो ये येलो कलर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको आपने फोकस करना है। पहला जो पॉइंट इस केस में है वो है वाई एंड हाउ डू फेल इंग्लिश एसे। पहला जो एरिया है जिसको हमने फोकस करना है या समझना वो ये है कि किसी भी टॉपिक जिसको हम पेपर में ऑप्ट करते हैं या जिसको चूज करते हैं उस टॉपिक के बारे में हमें सही समझ होनी चाहिए कि उसकी डिमांड क्या है, किस डायमेंशन में लेके जाना है और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास पहला पॉइंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे सर्टन एग्जाम्पल देख लेते ताकि फर्दर क्लैरिटी हो। न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। अब ये पेपर में क्वेश्चन एक टॉपिक आया हुआ था कि वॉर है या जो कन्फ्रंटेशन है करंट सेंचुरी में वो बेस करते हैं ऑन इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस। तो ये एक क्लियर कट टॉपिक है, स्ट्रेट अवे पूछा जा रहा है कि हमने बताना है कि जो 21st सेंचुरी है उसमें डिफरेंट नेशंस के बीच में या मेजर पावर्स के बीच में जो कन्फ्रंटेशन एंड कंपटीशन है वो बेस करती है इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस पर। ये हमने एक्सप्लेन करना है कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो मॉडर्न वॉर्स हैं क्या वो होली वॉर्स नहीं हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न वॉर की भी समझ होनी चाहिए और होली वॉर्स की भी समझ होनी चाहिए, तब जाके इस टॉपिक की जो डिमांड है वो मीट होगी। थर्ड, इस कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान डेवलपमेंट। तो आपने इसको बताना है कि कैसे अगर कर रही इम्पीड पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीड कर रही है तो आपने सब्सटेंशिएट करना है थ्रू वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। नहीं अगर कर रही तो क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान राइजिंग इकोनॉमीज की लिस्ट में नहीं है। सो ऐसे आपने टॉपिक की डिमांड को समझते हुए फिर उस टॉपिक पर आपने स्टार्ट करना है। सेकंड एरिया इसमें देख लें एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी इन स्टैंस या थीसिस स्टेटमेंट। आपने फोकस करना है कि उस टॉपिक में जिसको आप चूज करेंगे उसकी की टर्म्स क्या हैं। फिर जब की टर्म्स की समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली आपको डिमांड की समझ आएगी। जब डिमांड की समझ आ गई तो फिर रेलेवेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर होगी। थर्ड एरिया जो है या थर्ड जो पॉइंट है अननेसेसरी वर्बोसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी लेक्सिकन। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जितना सिंपल आपका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर और जितनी आपकी जो वोकैबुलरी है वो सिंपल होगी उतना बेस्ट है। मैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू एस्पिरेंट्स को ये बताता रहा हूँ कि एग्जामिनर वोकैबुलरी की बेस पे हमसे इम्प्रेस नहीं होता, बल्कि एग्जामिनर सर्च करता है कि क्या राइटर ने उस टॉपिक स्पेसिफिक जो लेक्सिकन है या जिसको हम कहते हैं एकेडमिक जार्गन, क्या उस टॉपिक में जो जार्गन चाहिए क्या वो यूज़ की गई है कि नहीं।
अगर राइटर ने उस टॉपिक को इन व्यू रख के जो उससे रिलेटेड जो जार्गन है वो यूज़ राइटर ने किया है, तो उस केस में एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट होती हैं। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की जगह आपने उस टॉपिक या गिवन टॉपिक की जो लेक्सिकन लिस्ट है या जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है। ये हमारे पास फोर्थ जो एरिया है कि कैसे विनिंग एसे लिखें। सर्टेन आपके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एस्पिरेंट्स के पास जिनके थ्रू हम इंग्लिश एसे को हम पास कर सकते हैं। पहली बात, फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट आपके पास अगर है, अगर आप रिसोर्सफुल हैं इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वोकैबुलरी जो है ना वो पोर्शन आपको हेल्प होगी। वोकैबुलरी जो आपको हेल्प करेगी वो इंग्लिश प्रेस एमसीक्यूज पोर्शन है, वहाँ पे आपको पता है 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो वोकैबुलरी आपको वहाँ पे काम आ सकती है। लेकिन इंग्लिश एसे में आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डेली लाइफ में यूज़ होती है वहीं आप यूज़ करें। पहला जो आपके पास जो ऑप्शन है या फर्स्ट जो ट्रिक है इस केस में वो ये है कि वी नीड टू बी सिंपल व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इन द सेक्शन ऑफ हाउ टू राइट अ विनिंग एसे, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन बेस्ड ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक को आप पिक करें जिसके बारे में आप क्रिस्टल क्लियर हैं। Second है once selected, spare some time, go to the end of your answer copy, brainstorm and write whatever comes to your mind vis-a-vis selected topic। क्योंकि इंग्लिश एसे में आपको पता है कि हमने आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है बिफोर राइटिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड बॉडी पैराग्राफ्स। सो टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने रफ वर्क करना है एट द बैक ऑफ योर आंसर की टॉपिक से रिलेटेड जो आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं या आए वो लिखते जाएं आप, ताकि फाइनल आपका जो ड्राफ्ट आपकी आउटलाइन होगी वो बिल्कुल रेलेवेंट होगी। थर्ड पॉइंट इसमें है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ हेडर्स एंड सब हेडर्स इन आउटलाइन। अब प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर हमारी आउटलाइन प्रॉपरली अरेंज है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने एसे को एक कोहेरेंट एंड कनेक्टिव वेल कनेक्टेड मैनर में उसको टेलर किया है। सो इस वजह से कोहेरेंसी का एलिमेंट शुरू से ही इंटैक्ट रखने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो आउटलाइन की फ्लो है वो बिल्कुल जो है ना वो वेल कनेक्टेड हो, यानी वन पॉइंट लीडिंग टू द अदर। इस मैनर में आप अपनी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं, आपकी जो आउटलाइन है वो और इंट्रोडक्शन आपको 40 मार्क्स दे देते हैं। कि मेरा 2 टाइम्स में अपीयर हुआ हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि एग्जामिनर ग्रांट्स 40 मार्क्स ऑन द बेस ऑफ योर इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन। आगे फिफ्थ जो एरिया है वो इंग्लिश एसे से रिलेटेड, एसे रिलेटेड मिथ्स एंड कोर्स करेक्टिव मेयर्स। यानी मार्केट में बहुत सारे जो मेंटोर्स हैं या टीचर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम जब न्यू थे हमें बताया गया था कि एसे की लेंथ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इंग्लिश एसे जो है वो इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन, नॉलेज को कैसे ट्रांसलेट करना है पेपर पर, इस चीज़ का नाम है। तो इस वजह से आप लोगों ने पहली जो चीज़ माइंड में रखनी है, इंग्लिश एसे में लेंथ डजंट मैटर एट ऑल। दूसरी बात जो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो ये कि एक्सप्रेशन आपकी सिंपल होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर फ्री होनी चाहिए। बाकी वोकैबुलरी आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते या नहीं करते ये मैटर नहीं करता। रिक्वायरमेंट या डिमांड नहीं है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड की या हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी की। हाँ, ये ज़रूर है कि हर टॉपिक डिमांड करता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्सिकन की लिस्ट है, जो जार्गन है, वो आप यूज़ करें। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज बैंक। चूँकि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम दुनिया जहाँ की नॉलेज को एक्वायर कर सकें, उसको रिप्रोड्यूस करें अपने पेपर में, तो जो अवेलेबल आपके पास नॉलेज पूल है या नॉलेज बैंक है उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने एसे को नेविगेट करें। फोर्थ पॉइंट है फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन। पेपर में कोशिश करें ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे याद है कि मेरे पास कोविड-19 से रिलेटेड ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा या फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास नहीं थे। सो मैंने आर्गूमेंट्स की बेस पे, सिंपल एक्सप्रेशन की बेस पे उस टॉपिक को मैंने अटेम्प्ट किया था एंड आई स्कोर्ड 58 मार्क्स इन दैट टॉपिक। एंड फाइनली थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कि कहाँ पे इसको प्लेस करना है, क्या आउटलाइन में इंट्रोडक्शन को मेंशन करने के बाद फ़ौरन से थीसिस स्टेटमेंट को भी मेंशन करना है कि नहीं। तो इस बात का आंसर ये कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का हिस्सा है, इसको आउटलाइन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि एक टॉपिक पर एक राइटर को क्या समझ आई, यानी एक टॉपिक को कैसे एक राइटर पिक में उस टॉपिक का फ्लो किस मैनर में वो करेगा। या ये हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक है, गिवन टॉपिक लेट्स से ए,
उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑथर है या कैंडिडेट्स हैं वो किन किन डायमेंशंस को, किन किन एरियाज को डील करेंगे, इस चीज़ का नाम थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कितने सेंटेंसेस या कितने स्टेटमेंट्स होने चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट में बस आपने ये करना है कि इसके थ्रू आप एग्जामिनर को ये बताएं कि टॉपिक के बारे में आपको ये समझ आ गई है और इस टॉपिक को आप ऐसे आप इसको लेके चलेंगे। ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है जो कि आपके इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसका पार्ट होगा। स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि जो पैराग्राफ का जो बेसिक एलिमेंट्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस स्लाइड के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी या एक जनरल पैराग्राफ नहीं, बल्कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और ऐसे के जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं बाकी, उन सब के लिए ये डिस्कशन वैलिड है। 3 आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं वाइल राइटिंग इंट्रोडक्टरी एंड बॉडी पैराग्राफ्स। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 3 क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट, सेकंड है हाउ एंड थर्ड व्हाई। अब इन 3 क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें और बाकी बॉडी पैराग्राफ लिखें तो वो बैलेंस होंगे, साथ ही साथ वेल कनेक्टेड एंड कोहेरेंट होंगे वो। अब व्हाट पोर्शन में क्या करना है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि असेसमेंट का काम भी मैं काफ़ी टाइम से असेसमेंट भी करता हूं, तो मैं देखता हूं कि एस्पिरेंट्स अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इनिशिएट करते हैं बाय डिफाइनिंग अ गिवन टॉपिक, जबकि एसे की डिमांड ये है ही नहीं कि हम किसी टॉपिक को डिफाइन करें, बल्कि एग्जामिनर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उस टॉपिक को डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करें। तो इस वजह से वर्ड का जो पोर्शन है उसमें आपने टॉपिक को डिफाइन नहीं करना बल्कि डिस्क्राइब करना है कि क्या है। अब इस कनेक्शन में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने फिर से यहाँ पे नोट किए हैं। वर्ड का जो पहला पोर्शन है कि स्टार्ट विद जनरलाइज अप्रोच। जनरलाइज अप्रोच का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड एक जनरल स्टेटमेंट दें, एक जनरल सेंटेंस लिखें जो कि इनडायरेक्टली उसी टॉपिक को एड्रेस करे। इसको हम कहते हैं जनरलाइज अप्रोच। क्योंकि जनरलाइज अप्रोच के बारे में एक और भी चीज़, आपने जनरल टू स्पेसिफिक मैनर में जाना है, क्योंकि बीइंग एस्पिरेंट्स, बीइंग नाइव रीडर्स और राइटर्स, हम इस कैपेसिटी या इस पोजीशन में नहीं होते कि हम स्पेसिफिक टू जनरल मैनर में चलें, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल नॉलेज है वो लिमिटेड है। तो इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली उसको कंक्लूड करना या उसके ऊपर उसको डिस्क्राइब करना, उसके लिए हमारे पास जो अप्रोच, जो फिजिबल अप्रोच है वो है जनरल टू स्पेसिफिक। तो आपने एक जनरल स्टेटमेंट एंड सेंटेंस के थ्रू अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आपने स्टार्ट करना है। फिर इसमें लिखा लीडिंग फ्रॉम अ ब्रॉड येट टॉपिक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स टू अ डेफिनेटिव एंड कंक्लूसिव एंडिंग। यानी आपने जनरल टू स्पेसिफिक मैनर में चलना है, जिसमें आप जनरलाइज स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने टॉपिक को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। फिर आगे है डिस्कस एंड नॉट डिफाइन द टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट का जो पोर्शन आपका पैराग्राफ में होगा वो डिस्क्राइब करेगा, डिफाइन नहीं करेगा टॉपिक को। सेकंड जो आपका पोर्शन होगा पैराग्राफ का वो है हाउ पार्ट। इस पार्ट में आप, इस सेक्शन में अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के सेक्शन में आप बताएंगे कि कैसे ये जो गिवन हमारे पास टॉपिक है या जो अंडर कंसिडरेशन जो इशू है उसकी वजह से बाकी जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं या जो एग्जिस्टिंग इशू है उसकी वजह से बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस बारे में आप हाउ पोर्शन में लिखेंगे। आप लोगों के सामने लिखा है दिस सेक्शन ऑफ योर पैराग्राफ शुड आंसर एज टू हाउ अ गिवन इशू एक्सर्बेट्स द ऑलरेडी डिटीरियोरेटेड सिचुएशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो अनसर्टन है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा जो सेकंड जो इमीडिएट जो कॉज है या उसका इमीडिएट जो रेमिफिकेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सही से ग्रो नहीं कर रही। अब इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो फिर उस केस में एक गैप आ जाता है बिटवीन द पॉपुलस एंड द रूलर्स, यानी कि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो फिर कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, इंस्टीट्यूशंस की जो इफेक्टिवनेस है या फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। सो ये ऐसी चीज़ें आप इस सेक्शन में, हाउ वाले सेक्शन में आप बताएंगे कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल डिवीजन विद इन कंट्री, जिसकी वजह से इकॉनमी हमारे अनसस्टेनेबल है और हमारी जो सोसाइटी है वो मिलिटराइज एंड सो फोर्थ। तो ये बातें आप हाउ के सेक्शन में करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे लिखा है हाउ आर इट्स रेमिफिकेशंस इन्फ्लिक्टिंग मोर डैमेजेस, यानी जो इशू अंडर कंसिडरेशन है उसकी वजह से बाकी जो इश्यूज हैं या एरियाज हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सारी बातें आप हाउ पोर्शन में लिखेंगे। एंड फाइनली वाई वाला पोर्शन है, इसमें लिखेंगे कि आप कि दिस पोर्शन कवर्स एज टू वाई
अ मैटर अंडर कंसिडरेशन मेरिट्स अटेंशन ऑफ दो सिटिंग। ठीक, यानी इस पोर्शन में आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है, जिसको बड़ा मतलब हॉरिफिक मैनर में या हॉरिबल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, ये वो एरिया है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जहां पर आप थीसिस स्टेटमेंट प्लेस करेंगे कि जो इशू अंडर कंसिडरेशन है वो मेरिट करता है फॉर इमीडिएट अटेंशन। अगर इस इशू के बारे में मेयर्स अब नहीं लिए गए तो फिर द गवर्नमेंट आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान नॉट बी इन ए पोजिशन टू bear unacceptable damages या will not be in a position to sustain the damages। सो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ। तो आपने ये इंश्योर करना है कि पैराग्राफ आप चाहे वो इंट्रोडक्टरी हो या बॉडी पैराग्राफ्स हो, उसमें इन 3 क्वेश्चंस के आप आंसर करें। अब क्या ऐसा किया जाए जिससे हम, पहली बात तो ये है कि आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि हमारे जो बेसिक्स हैं या बेसिक एरियाज़ पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्रिहेंसिव एंड बिल्कुल जो है ना वो क्लियर कट होनी चाहिए। मसलन डेमोक्रेसी है, क्या चीज़ है, कैसे फंक्शन करती है, क्यों पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इकॉनमी है, इकॉनमी फंक्शन कैसे करती है, पाकिस्तान की इकॉनमी में फ्लॉस क्या हैं, कैसे ठीक होगी, ऐसे बेसिक जो एरियाज है इन पर आपको 100% श्योरिटी और 100% ग्रिप होना चाहिए, ताकि आप इन एरियाज में से कोई भी अगर एरिया आ जाता है तो आप वहाँ पे प्रॉपर मैनर में लिख सकेंगे। एक बार आपकी बेसिक्स मान लेते हैं, एस्यूम कर लेते हैं कि हमारी बेसिक्स क्लियर हो गई, तो सेकंड जो ऑप्शन हमने अवेल करना है या जो सेकंड हमारा स्टेप होगा वो ये है कि हमने शॉर्ट एसेस लिखने हैं ऑन वेरी बेसिक टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इश्यूज ऑफ इकॉनमी इन पाकिस्तान, गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ऐसे जो सिंपल टॉपिक्स हैं उन पे आप शॉर्ट एसेस लिख लें, ताकि एक बार इस प्रैक्टिस से होगा ये कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या जो आपके थॉट्स हैं या जो आपके पास नॉलेज बैंक है या आपके माइंड और आपके हैंड के बीच में एक सिंक बनेगा, जिससे आपका पेन ऑटोमेटिकली चलेगा। शॉर्ट एसेस के बाद थर्ड जो स्टेप है वो है लेंथ एसेस या फुल लेंथ एसेस। तो ये आपके पास 3 इनिशियल स्टेप्स हैं या मेयर्स हैं जो कि आप लेंगे। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि हम क्या इंग्लिश एसे में क्या टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, प्रेफर करें, या एरियाज या थीम्स को। तो मैं अपने एस्पिरेंट्स को कहता हूँ या स्टूडेंट्स को मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा से हमने फोकस करना है थीम्स पर या एरियाज पर, ना कि टॉपिक्स पर। अब थीम्स से होगा ये कि एक थीम को कवर करने का मतलब ये है कि हम उस टॉपिक को 360 डिग्री मैनर में प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर किसी एरिया को हम 360 डिग्री से प्रिपेयर करें तो उसमें से जिस मर्जी डायमेंशन से टॉपिक आ जाए उस टॉपिक को इजीली नेविगेट करना हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब थीम्स, कुछ सर्टेन थीम्स यहाँ मैंने नोट कर रखे हैं जिन पर मैंने खुद काम किए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से हैं। पहली बात या फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपको इकॉनमी के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो एरिया है वो फॉरेन पॉलिसी, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे आजकल फंक्शन कर रही है, क्या इश्यूज हैं एंड सो फोर्थ। थर्ड जो थीम इसमें होगा वो डेमोक्रेसी है। फोर्थ पॉलिटी या पॉलिटिक्स, क्योंकि पोलराइज पॉलिटिक्स को लिंक कभी डेमोक्रेसी के साथ किया जाता है एंड सो फोर्थ, तो पॉलिटी आपके पास फोर्थ है। फिफ्थ क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट 6 जो है वो जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं या अक्रॉस द ग्लोब, तो आपको जेंडर स्पेसिफिक एरियाज पर ग्रिप होना चाहिए। जेंडर स्टडीज अगर आपका है सब्जेक्ट तो फिर आपके लिए इतना इशू नहीं होगा। 7th है इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि प्रीवियस अगर साल के एसेस को देख लें तो वो IR स्पेसिफिक थे, तो इस वजह से आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ना फंक्शन करती है, कैसे एक जो अदरवाइज यूनिपोलर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ग्रेट पावर राइवलरी क्या है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं फॉर पाकिस्तान। फिर 9th हमारे पास गवर्नेंस डेफिसिट इन पाकिस्तान, गवर्नेंस में क्या इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसफंक्शनल क्यों हैं, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नेचर एक्सट्रैक्टिव क्यों है, उनको इंक्लूसिव नेचर बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये एरियाज आपको कवर होने चाहिए इस टॉपिक या इस थीम में। फाइनली पाकिस्तान रिलेशंस विद मेजर पावर्स। अब मेजर पावर्स के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनकी समझ अगर हो गई तो फिर आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की इकॉनमी वगैरह वगैरह जो एरियाज या थीम्स हैं उनकी भी सही समझ आएगी या उन पर आपको ग्रिप आना शुरू होगी। ये सर्टेन ऐसे थीम्स हैं जिन पर आप अगर एक बार कंप्रिहेंसिवली रिसर्च करते हैं तो यू मे वेल बी इन ए पोजीशन टू नेविगेट योर इंग्लिश एसे। तो आई बिलीव यहाँ तक हमने इंग्लिश एसे के बारे में जो मिथ्स थे या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन एरियाज़ को हमने यहाँ तक कवर किया है। फाइनली इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं चाह रहा हूँ दोबारा से रिकेप किया जाए। जो काम आपने करना है वो ये कि अपनी बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करें। सेकंड काम, एक्सप्रेशन सिंपल हो लेकिन एरर फ्री हो। थर्ड, आपने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की जगह
आपने किसी भी टॉपिक की जो जार्गन है या जो एकेडमिक लैंग्वेज है, एकेडमिक वर्ड्स हैं, उसको उनको फोकस करना है। एंड फाइनली अपने एसे में स्टेटिस्टिकल डेटा या रेफरेंसेस वगैरह से आपने एसे को फिल नहीं करना। अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं तो वेल एंड गुड, उनको यूटिलाइज करें, नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, मैच्योर आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टैंस के थ्रू अपनी जो पोजीशन है या आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको सब्सटेंशिएट करें। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.